साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा है सिंधु जल संधि। साथियों, दरअसल 25 जनवरी 2023 को भारत सरकार ने पाकिस्तान को 62 वर्ष पुरानी 1960 के सिंधु जल संधि में बदलाव करने का नोटिस भेजा था, जिसके तहत पाकिस्तान को 90 दिन के अंदर इस मसले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था, जिस पर पाकिस्तान ने 6 अप्रैल 2023 को इस नोटिस का जवाब भारत को भेजा है, जिसमें उसने पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त द्वारा भारत के अपने भारतीय समकक्ष को भेजे गए पत्र को फॉरवर्ड किया है, अग्रेसित किया है। और पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान संधि को लेकर भारत की चिंताओं पर बात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के इस प्रत्युत्तर पर विचार करने के लिए भारत में जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक में पाकिस्तान के जवाब और रुख पर विचार किया गया। बैठक में जम्मू कश्मीर की रातले और किशनगंगा पनबिजली परियोजना के संबंध में तटस्थ विशेषज्ञ की राय लेने पर विचार किया गया, जिससे पाकिस्तान संधि में बदलाव करने पर सहमत हो सके। वैसे विश्व बैंक ने भी मामले में तटस्थ विशेषज्ञ की राय लेने का सुझाव दिया है। साथियों, दरअसल पिछले 5 सालों से भारत कोशिश करता रहा है कि सिंधु जल समझौते में संशोधन हो, मगर पाकिस्तान इसे लगातार टालता रहा है। भारत को इस समझौते के संशोधन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसके बारे में बताने से पहले मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि आखिर यह समझौता है क्या। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे में पंजाब को विभाजित किया गया और इसका पूर्वी भाग भारत में और पश्चिमी भाग जो है पाकिस्तान को मिल गया। बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसके विशाल नहरों का भी बंटवारा हो गया। विभाजन के बाद इससे होकर मिलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से भारत पर निर्भर था। पानी के बहाव को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ इंजीनियरों के बीच 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत भारत को बंटवारे से पहले तय किया गया पानी का निश्चित हिस्सा 31 मार्च 1948 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना तय हुआ था। 1 अप्रैल 1948 को समझौते के खत्म हो जाने के बाद भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पर जो है पानी की बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। उसके बाद दोनों देशों के बीच मुद्दे पर बातचीत का सिलसिला, समाधान करने का सिलसिला जो है जारी हुआ और करीब 1 दशक तक चली इन बैठकों के बाद 19 सितंबर 1960 को ये जो है कराची के सिंधु जल संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच हस्ताक्षर किए गए। संधि के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, तो वहीं समझौते के पालन के लिए सिंधु आयोग का भी गठन किया गया था। इस संधि के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया। इन नदियों में व्यास, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब और सिंधु नदियां, ये 6 नदियां शामिल हैं। समझौते के अनुसार पूर्वी क्षेत्र की नदियों यानी व्यास, रावी और सतलज का जो नियंत्रण था उसका अधिकार तो भारत को मिला और भारत इन नदियों से विद्युत निर्माण, सिंचाई और जल संसाधन से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम क्षेत्र की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम पर इनके नियंत्रण का अधिकार जो है पाकिस्तान को दिया गया और पाकिस्तान भी इन नदियों का वही प्रयोग कर रहा है जो भारत कर रहा है। लेकिन संधि के तहत एक मुख्य व्यवस्था यह भी की गई थी कि भारत
पाकिस्तान के हिस्से वाली नदियों का उपयोग जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इस शर्त पर कर सकता है कि इससे पाकिस्तान में इन नदियों के पानी के प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि भारत ने समझौते के इस प्रावधान का पूरी तरह पालन किया है, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय पनबिजली परियोजनाओं पर बराबर आपत्ति दर्ज की है। साथियों, यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि सिंधु जल संधि के तहत किए गए प्रावधान के कारण पाकिस्तान के कब्जे वाली नदियों यानी सिंधु, चिनाब तथा झेलम के पानी के प्रवाह को रोके बिना भारत ने चिनाब में बनने वाली रातले और झेलम नदी की किशनगंगा परियोजना को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के रूप में डिजाइन किया है। रन ऑफ द रिवर के बारे में उल्लेखनीय है कि ऐसी नदी परियोजनाओं के संचालन में जल भंडारण के उद्देश्यों के लिए जलाशयों का निर्माण नहीं किया जाता और ऊंचाई से पानी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग जो है बिजली उत्पादन के लिए सूक्ष्म टरबाइनों को चलाने के लिए किया जाता है। इसके तहत बिजली उत्पन्न करने के लिए नदी या अन्य जल मार्गों के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं किया जाता है। स्पष्ट है कि भारत ने यहाँ पर सिंधु जल संधि का कोई उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान इससे सहमत नहीं है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर ही भारत कड़े कदम उठाने को मजबूर हुआ और जो नोटिस पाकिस्तान को भेजा था उसके मूल में यही कारण था। भारत का स्पष्ट मत है कि जब पाकिस्तान पुराने समझौते में की गई व्यवस्थाओं से पीछे हट रहा है तो इसमें संशोधन की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि इस संधि के कारण भारत पाकिस्तान को कुल जल का 80.52% यानी लगभग 167.2 अरब घन मीटर पानी जो है सालाना देता है और शेष लगभग 20% पानी का उपयोग स्वयं भारत करता है। भारत पाकिस्तान के बीच इस समझौते की नजीर जो है, इसका उदाहरण जो है सारी दुनिया में दिया जाता है कि दोनों देशों के बीच 4 युद्ध यानी 1947-48, 1965, 1971 और 1999 और इसके अलावा लगातार तनावग्रस्त संबंधों के बावजूद यह संधि कायम रही है। इसे दुनिया की सबसे उदार संधि कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान भारत की इस उदारता को नजरअंदाज कर जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाओं का बराबर विरोध कर रहा है। उल्लेखनीय है कि रातले और किशनगंगा जल विद्युत परियोजनाओं से क्रमशः 850 मेगावाट और 330 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन जो है होना था, लेकिन पाकिस्तान को उक्त दोनों ही परियोजनाओं के बारे में इस आधार पर आपत्ति है कि भारत उसकी नदियों के प्रवाह को बाधित कर रहा है। 2007 में जम्मू कश्मीर में जब भारत ने किशनगंगा पन बिजली परियोजनाओं के तहत रन ऑफ द रिवर बांध का निर्माण किया तो पाकिस्तान ने वहां भी विरोध किया था, जबकि इस परियोजना से हजारों लोगों को सिंचाई और बिजली का लाभ मिलने वाला था। 2015 में पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर विश्व बैंक पहुंच गया और किशनगंगा तथा रातले जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए उसने एक निष्पक्ष विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की। अगले ही साल उसने अपना यह अनुरोध वापस ले लिया और अपनी आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता अदालत की मांग की। 2017 में जब विश्व बैंक ने कहा कि भारत को 1960 की संधि के तहत कुछ प्रतिबंधों के साथ झेलम और चिनाब नदियों की सहायक नदियों पर पन बिजली सुविधाओं का निर्माण करने की अनुमति है, तो मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशनगंगा परियोजना का उद्घाटन किया। मुझे किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। कई मुश्किलों से पार पाने के बाद ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में नए आयाम जोड़ने के लिए तैयार है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे राज्य को सिर्फ मुफ्त ही नहीं
बल्कि पर्याप्त बिजली भी मिलेगी। अभी जम्मू कश्मीर को जितनी बिजली की आवश्यकता होती है, उसका एक बड़ा हिस्सा देश के दूसरे हिस्से से पूरा किया। और इसके बाद होना तो यह चाहिए था कि दोनों पक्ष जो हैं पारस्परिक रूप से सहमत तरीके से आगे बढ़ते। भारत तो बराबर प्रयास करता ही रहा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के आग्रह पर विश्व बैंक ने तटस्थ विशेषज्ञ और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रक्रियाओं दोनों पर कार्रवाई जो है शुरू कर दी, जबकि समान मुद्दों पर इस तरह के समानांतर विचार जो हैं सिंधु जल समझौते के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने जब विश्व बैंक से 2 उक्त पनबिजली परियोजनाओं के डिजाइन के बारे में अपनी चिंताओं पर विचार करने के लिए मध्यस्थता अदालत की स्थापना की सुविधा के लिए कहा, तो दूसरी ओर भारत ने इन्हीं दो परियोजनाओं पर समान चिंताओं पर विचार करने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए भी अनुरोध किया। इसलिए इन दोनों जल विद्युत संयंत्रों यानी रातले और किशनगंगा पनबिजली परियोजनाओं के संबंध में एक तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता अदालत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथियों, उल्लेखनीय है कि सिंधु जल संधि के तहत यदि भारत और पाकिस्तान के बीच संधि के प्रावधानों पर विवाद होता है तो विश्व बैंक दोनों के बीच मध्यस्थता करेगा, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया था इस संधि में। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान देना है, जरूरी है कि भारत ने विश्व बैंक के रवैये पर भी सवाल उठाए और उसका इस प्रकार से सवाल उठाना बिल्कुल सही था। भारत का तर्क है कि जब सिंधु जल समझौता 2 देशों के बीच है तो विश्व बैंक इस मामले में बार बार क्यों दखल देता है। विश्व बैंक की भूमिका निश्चित तौर पर यहाँ संदिग्ध रही है, जबकि उसने पाकिस्तान और भारत के विवाद का समाधान निकालने वाली भूमिका निभाने के बजाय पाकिस्तान के बेहद खराब बर्ताव यानी गैर जिम्मेदाराना जो है बर्ताव पर कोई लगाम नहीं लगाई और यहाँ तक कि विवादों के निपटारे की व्यवस्था को लेकर भी पाकिस्तान के जो बेलगाम अंदाज था उसको जारी रहने दिया। हालांकि सिंधु जल समझौते के अनुसार दोनों देशों के बीच विवाद पैदा होने पर निष्पक्ष विशेषज्ञों की नियुक्ति के जरिए मामले को सुलझाने अथवा हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय में मामला पेश करने का प्रावधान है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपसी विचार विमर्श ही इसका वास्तविक समाधान है। यदि हम भारत की ओर से बन रही पनबिजली परियोजनाओं के संबंध में पाकिस्तान का इतिहास देखें तो 1970 के दशक में 690 मेगावाट की सलाल पनबिजली परियोजना जो चिनाब में है वहां से शुरू होकर पाकिस्तान जो है पश्चिम नदियों यानी सिंधु, चेनाब और झेलम और उनकी सहायक नदियों तथा अन्य परियोजनाओं यानी तुलबुल परियोजना जो झेलम पर है, बगलिहार और दुलहस्ती पनबिजली परियोजना जो चिनाब में है, निब्बो, बाजगो बांध सिंधु पर है और ऐसी अनेकों परियोजनाएं हैं जिन पर वह बराबर अड़ंगा लगाता रहा है। उसका मकसद इन सभी परियोजनाओं को समाप्त करना है। एक प्रकार से पाकिस्तान चाहता है कि इन परियोजनाओं पर भारत कोई भी पहलकदमी न करे, लेकिन भारत ने तमाम परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान की चुनौतियों का जो भी उसने आक्षेप लगाए, आपत्तियां दर्ज की, उनका कानूनी तरीके से जवाब दिया और वह इन सभी मामलों में यानी भारत इन सभी मामलों में अपना पक्ष रखने में सफल भी रहा। भारत तो सुलह सफाई का रास्ता अपनाते हुए सलाल पनबिजली परियोजना की डिजाइन में बदलाव करने के लिए भी राजी हुआ। भारत ने इन सभी परियोजनाओं में सिंधु जल समझौते का सिंधु जल संधि का अक्षरशः पालन ही
किया है। इस प्रकार जो दृष्टिकोण है भारत का, इससे हम स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने अपनी सभी जो है वचनबद्धताएं सिंधु जल संधि के अंतर्गत पूरी की हैं। सिंधु जल समझौते में बदलाव को वाजिब ठहराने वाले तकनीकी कानूनी तर्क तो हैं ही। हम इस बात से यहाँ इनकार नहीं कर सकते कि अगर भारत इस संधि में बदलाव करना चाहता है तो उसके पीछे उसके सियासी और सामरिक मकसद भी जरूर हैं। पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देना रोकने के लिए सिंधु जल समझौते को सामरिक हथियार की तरह अभिप्रयोग में लाना भी उनमें से एक है। भले ही भारत का सितंबर 2016 में उरी और फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले के बावजूद सिंधु जल समझौता तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उस समय जन आक्रोश जो था इस सिंधु जल संधि को में बदलाव करने के लिए सहमत था। लेकिन अब भारत शायद इस नतीजे पर पहुंच गया है कि इस वक्त जबकि पाकिस्तान जो है आर्थिक संकट के भयंकर दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका प्रायोजित आतंकवाद जो है जम्मू कश्मीर में जारी है, तो यह समय सिंधु जल समझौते का मोर्चा खोलने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन यहाँ पर हमें दो बातों पर विचार करना जरूरी है कि पाकिस्तान के लिए यह संधि आखिर क्यों महत्वपूर्ण है। इस संधि के टूटने से पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग पर रेगिस्तान बनने का खतरा मंडराने लगेगा। इसके अलावा अगर इस संधि को तोड़ा जाता है तो पाकिस्तान पर बहुत बड़ा कूटनीतिक दबाव पड़ सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान में संचालित हो रही अरबों रुपए की विद्युत परियोजनाएं भी बंद होने की कगार पर आ जाएंगी और करोड़ों लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या भारत जो है इस जल संधि से अलग हो सकता है? साथियों, दोनों देशों के पास जो है इस संधि से अलग होने का वैसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें यहाँ ध्यान में रखना है। और संधि का जो अनुच्छेद 12(4) है उसमें इस संधि को समाप्त करने का अधिकार उसी स्थिति में है जब दोनों देश लिखित रूप से सहमत हों। संधि की कोई निश्चित अवधि भी नहीं है। इसके अलावा सत्ता परिवर्तन के साथ भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि सिंधु जल संधि को संशोधित करना आसान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में साथियों यहाँ यह अवश्य ध्यान में रखना होगा कि कोई समझौता जो है अनंत काल तक जारी नहीं रहता। समझौते तभी तक चल पाते हैं जब तक वो अपने होने का मकसद पूरा करते हैं, या आपसी विश्वास दोनों पक्षों के बीच में रहता है, या फिर किसी पक्ष को समझौता तोड़ने में फायदा दिखता है। ऐसे मामलों में सवाल अंतर्राष्ट्रीय कानून का नहीं, ताकत और हैसियत का होता है। साथियों, भले ही सिंधु जल समझौता एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें बांध बनाने और पानी के इस्तेमाल के लगभग हर पहलू को शामिल किया गया है, लेकिन ये संधि जो है अब पनबिजली परियोजनाओं को बनाने में इस्तेमाल होने वाली जो नई तकनीकी हैं, प्रौद्योगिकी और अध्ययन हैं, उनको वो जरूरतें जो है ये पूरी करने की स्थिति में नहीं बची है, जिनसे कि परियोजनाओं की आयु और उसकी स्थिरता या उसकी सही सलामती जो है सुनिश्चित हो सके। सिंधु जल समझौते में एक शर्त यह भी है कि भारत नदियों का रुख जो है नहीं मोड़ सकता। इसलिए अगर नदी जोड़ परियोजनाओं पर कभी भारत में काम शुरू होता है तो वहां पर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। यही नहीं, वर्तमान में मजबूरन भारत जो है अपने हिस्से का बहुत सारा पानी जो है पाकिस्तान की तरफ बह जाने देता है, और इस लिहाज से भी इस सिंधु जल संधि में समझौते की आवश्यकता प्रतीत होती है, ताकि नदी जोड़ परियोजनाएं जब कभी शुरू हों तो उससे मैदानी भागों में पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। यहाँ पर अब हमें सिंधु नदी के बारे में भी
थोड़ा जानना आवश्यक होगा। दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी प्रणालियों में से एक सिंधु नदी की जो लंबाई है करीब 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह इलाका पाकिस्तान को 47%, भारत को 39%, चीन को 8% और अफगानिस्तान को जो है 6% कवर करता है। यह इसका एक प्रकार से हम कवर एरिया कह सकते हैं सिंधु नदी का। भारत से पाकिस्तान जाने वाली नदियों पर चीन के निवेश से कई बिजली परियोजनाएं अभी चल रही हैं और यदि उन पर कोई विपरीत असर पड़ता है तो चीन ब्रह्मपुत्र के प्रवाह के माध्यम से हमारे समूचे पूर्वोत्तर राज्यों को संकट में डाल सकता है। अरुणाचल और मणिपुर की कई नदियां जो है चीन की हरकतों के कारण एकाएक बाढ़, प्रदूषण और सूखे की मार जो है झेल रही हैं। अनुमान है कि तकरीबन 30 करोड़ लोग सिंधु नदी के आसपास रहते हैं। हमें यहाँ पर चीन पर भी जो है नजर रखनी होगी, क्योंकि चीन पहले से ही सिंधु बेसिन की दो नदियों यानी सतलुज और सिंधु के पानी पर जो है आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। इसके अलावा चीन ब्रह्मपुत्र और मिकांग नदी के पानी का भी एक तरफा इस्तेमाल करने की कोशिश में है। वैसे तो चीन नदी के प्रवाह के निचले इलाकों वाले देशों की अभी भी कोई परवाह नहीं करता, तो लेकिन क्या सिंधु जल समझौते को लेकर भारत का कोई कदम पाकिस्तान के खिलाफ अगर जाता है तो क्या इसका लाभ चीन इन नदियों पर और बांध बनाने के लिए तो नहीं करेगा? यह बहुत विचारणीय बिंदु है। और यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसा बहुत कुछ उस वक्त चीन और भारत की तुलनात्मक शक्ति पर निर्भर करेगा। और यह जो है इसे हम एक कह सकते हैं कि यह जो मामला है भविष्य के गर्भ में इसको हम कहेंगे कि छिपा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अभी एक प्रकार से पाकिस्तान ने जो गेंद है भारत के पाले में डाल दी है और देखना है कि भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। तो साथियों, ये सिंधु जल संधि के बारे में जिस पर अक्सर चर्चा होती है उस पर मैंने आपके समक्ष एक स्पष्ट तस्वीर रखी और उम्मीद करता हूं कि आप इस पर अपनी टिप्पणी अवश्य देंगे। पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। और साथियों, इसको आप शेयर भी अवश्य करें, ज्वलंत मुद्दा है। इसके अलावा यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और जैसा मैं बराबर कहते आया हूँ कि बाजार में मेरी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनका अध्ययन कीजिएगा तो अवश्य लाभान्वित होंगे। और अंत में फिर यही कहूँगा कि मैं अगले हफ्ते के फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक इंतजार कीजिए, सुखी स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त रहिए और बेसब्री से मेरे आने वाले अगले ज्वलंत मुद्दे का इंतजार कीजिए। और तब तक के लिए नमस्कार।